विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा था भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उसके अंतर्गत आज हमने पढ़नी है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हैं, क्योंकि जिन्ना की 14 सूत्री फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, पूर्ण स्वराज भी पढ़ लिया, गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व वॉइस रॉय से बातचीत कर समझौता करने का प्रयास किया, क्योंकि आपको पता है पूर्ण स्वराज 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, रावी नदी के तट पे हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज का नारा दिया। साथ ही उसमें क्या बोला गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी इस अधिवेशन में कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट यानी हम आज्ञा की पालन नहीं करेंगे, अवज्ञा करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा यार पहले समझौता कर लेते हैं, एक बार वाइसरॉय से बातचीत कर लेते हैं। गांधी जी की जो नीतियां थी वो इसी प्रकार की थी। तो अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित लेख 30 जनवरी 1930, उनका एक अखबार था यंग इंडिया, उसमें 30 जनवरी 1930 को, और वाइसरॉय इरविन को एक पत्र लिखा 2 मार्च 1930 को। उसमें इन दोनों में उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांग पेश की और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी तो वे अपने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर देंगे। तो गांधी जी की मांगे क्या क्या थी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्री में बनता है क्वेश्चन। कुछ मांग ऐसी है जो आपको अनएक्सपेक्टेड सी लगेगी, ठीक है, कुछ मांगे जायज लगेंगी। जैसे नंबर 1, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए, एक्सचेंज रेट। अचानक से गांधी जी का अर्थशास्त्र जागता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से पहले। 11 सूत्री मांग में पहली बात जो करते हैं वो एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, विनिमय की जो दर है घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। दूसरी बात करते हैं लगान की राशि 50% कम कर दी जाए, ठीक है, ये बात ठीक है। सैनिक खर्चे में 50% की कमी की जाए, सिविल अफसरों के वेतन में कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगे और विदेशी वस्त्रों के आयात को नियंत्रित किया जाए। ये थोड़ा एक अर्थशास्त्र सा दिख रहा है, यहाँ पे एक अर्थशास्त्री जैसा दिख रहा है गांधी जी की जो मांगे हैं। ऐसे ही भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहें, गुप्तचर विभाग या तो समाप्त कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले तथा इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किया जाए। ये बड़ी बात है कि गांधी जैसे अहिंसावादी क्या बोल रहे हैं कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की, क्या आग्नेय अस्त्र मतलब बंदूक रखने का क्या दिया जाए, अधिकार मिले और इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किया जाए। तो आज से कई साल पहले यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा और उसमें ये ऑप्शन भी रखा। अधिकतर लोगों ने कहा कि नहीं गांधी ऐसा नहीं बोल सकते, गांधी आत्म सुरक्षा के लिए हथियार रखने की बात नहीं कह सकते, लेकिन गांधी जी ने की। इतना समझ में आ गया। आग्नेय अस्त्र रखने का अधिकार मिले और इसके लिए अनुमति पत्र प्रदान किए जाए। नमक कर समाप्त किया जाए, नमक पे टैक्स लगा था। नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद की जाए, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद की जाए। सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए और निर्वासित भारतीयों को स्वदेश वापस आने की अनुमति दी जाए। अब ये भाई 11 सूत्री मांगों में इतनी मांगे रखी थी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो गांधी जी डांडी मार्च करते हैं जब वाइसरॉय उनका कहना नहीं मानता है ना। डांडी मार्च में क्या करते हैं वो, आप पहुंचते हैं डांडी, जो कि गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समुद्र तट में जाके क्या करते हैं वो, फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया कि गांधी जी ने डांडी मार्च में इतने किलोमीटर की यात्रा की, इतने लोग उनके साथ में चले, शुरू में ऐसा हुआ, लास्ट में एक ऑप्शन दिया कि गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया। सही है, नमक नहीं बनाया उन्होंने नमक नहीं बनाया, ये ऑप्शन गलत था, यूपीएससी ने गलत माना है इसको। गांधी, अब बचपन से हम सुनते आए थे गांधी जी ने नमक बनाया, ये ऑप्शन गलत था। गांधी जी ने समुद्र तट से एक चुटकी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। और नमक कानून क्या था कि नमक पर मतलब ये बोल दिया गया था कि आप समुद्र तटों से नमक नहीं उठा सकते, ये सरकार का अधिकार है इस पर, और अगर आपको नमक उठाना है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। किसको, अंग्रेज सरकार को। तो गांधी जी ने क्यों देना पड़ेगा भाई टैक्स, यही बात तो कर रहे हो कि क्या,
नमक कर समाप्त किया जाए। गरीब आदमी की रोटी, गरीब आदमी का खाना क्या होता है? नमक और रोटी। उससे उससे अभी नमक छीन लिया आपने, खासकर जो सागर तट वाले लोग हैं। तो गांधी जी गए, एक चुटकी नमक उठाया, उन्होंने कहा मैं अवज्ञा करता हूं, आपने नमक पर कर लगा रखा, मैं बिना कर दिए यहां से एक चुटकी नमक उठा रहा हूं। उसी को बोलते हैं डांडी मार्च। समझ में आ गया? तो भाई इतनी सारी मांगे थी, इन मांगों को आपको याद करना पड़ेगा। प्री में क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? अधिकतर जो ऑप्शन आता है, भारतीयों में आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र रखने का अधिकार। इस पर लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये गांधी जी की मांग थी। अगला, परंतु वायसराय ने गांधी के पत्र का कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस और अन्य कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाध्य होकर गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। इससे दांडी एक जगह पड़ती है जो कि गुजरात में है, जिला उसका नवसारी जिला है ना? ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी, द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी के पत्र के जवाब में वायसराय इरविन ने बेहद असंतोषजनक उत्तर दिया। इस पर गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। विवश होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930, डेट याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना पड़ेगा? 12 मार्च 1930। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है शायद ये डेट। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था, जबकि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था। इस आंदोलन को आरंभ जो हुआ प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 भी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? 6 अप्रैल 1930। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से हुआ। अहमदाबाद में पड़ता है साबरमती आश्रम। कभी इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था, है? सत्याग्रह आश्रम था ना इसका नाम पहले। तो 12 मार्च 1930 को शुभारंभ हुआ। नमक का उल्लंघन जो किया गया वो 6 अप्रैल 1930 में किया गया। दांडी जो कि नवसारी जिला है, नवसारी जिले गुजरात में पड़ता है, वहां पर किया गया। 385 किलोमीटर की यात्रा की गांधी ने। कितने? 385 किलोमीटर की यात्रा, यानी 241 मील। मील में भी याद करना पड़ेगा, किलोमीटर में भी याद करना पड़ेगा। कितने सहयोगी थे गांधी जी के साथ? 78 सहयोगी थे। 3 उत्तराखंड से थे भाई। कौन थे 3? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त, हाँ जी, कौन कौन थे 3 उत्तराखंड से? खड़ग बहादुर, वीर गोरखा खड़ग बहादुर, ज्योतिराम कांडपाल, और तीसरे कौन थे? ढूंढो जल्दी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की और गांव-गांव होते हुए 24 दिनों में 285 किलोमीटर की यात्रा करके 385 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले की दांडी नामक गांव पहुंचे। 6 अप्रैल को वहीं से समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें प्रमुख बातें थी। कौन कौन थे भाई 3 लोग? भैरव दत्त जोशी थे क्या? है? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, वीर बहादुर, वीर गोरखा खड़ग बहादुर, ये 3 लोग थे ना? हाँ, दांडी मार्च में उत्तराखंड के। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन रखा है पहले, फिर दोबारा बन सकता है। तो प्रमुख बातें क्या थी गांधी जी की? 9 अप्रैल 1930 को क्या क्या कहा गांधी ने? गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। छात्र जो है सरकारी विद्यालय व कर्मचारी दफ्तरों, सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें। विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए। सरकार को कर ना दिया जाए। नारियां शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकान के आगे धरना दें। विदेशी वस्त्रों की दुकानों, अफीम की दुकानों और शराब की दुकानों के आगे क्या करें? घेराव करें। शीघ्र ही यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान, पूर्वोत्तर भारत में यदुनाग और रानी गेडिनल्यू, दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाली जगह पर
खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार नामक इन्होंने संस्था एक बनाई थी। लाल कुर्ता पहनते थे इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, ये चलाया इन्होंने। और यही वो अवसर था जब वीरचंद सिंह गढ़वाली को कहा था गढ़वाली 3 राउंड फायर, किस पर कहा था? खुदाई खिदमतगारों पर गोली चलाने के लिए कहा था। गढ़वाली ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। कौन? वीरचंद सिंह गढ़वाली। पूर्वोत्तर भारत में कौन था? यदुनाग और रानी गेडेनलियू। रानी की उपाधि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, छोटी लड़की थी ये, 15-16 साल की, गेडेनलियू, ठीक है। और दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अन्य राज्यों में भी जगह जगह पर नमक कानून उल्लंघन की यात्रा, प्रदर्शन, हड़ताल, करना देना एवं विद्रोह की घटनाएं घटित होने लगी। तो लाल कुर्ती आंदोलन कब का है भाई? 1930। यह आंदोलन भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया। खुदा की खिदमत करने वाले, खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया गया। गफ्फार खान एक पख्तून थे जो महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन की भी संज्ञा दी गई। ये लोग अहिंसक थे, स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। फक्र अफगान, बादशाह खान और सीमांत गांधी जैसी अनेक उपाधियों से गफ्फार खान को विभूषित किया गया था। इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में तैनात, जो कि पेशावर में तैनात थे, जिन्होंने आंदोलन के दौरान नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके बदले उनका कोर्ट मार्शल हुआ और लंबी जेल की सजा हुई। हालांकि इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनका केस लड़ा और इनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कराया। किसने? कौन? बैरिस्टर मुकुंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग्स वाले। कौन सी गढ़वाल पेंटिंग्स? क्या है उसमें? गढ़वाल पेंटिंग्स में किसके चित्र हैं? मौलाराम। मौलाराम की कास्ट क्या है? तोमर। और दिल्ली का संस्थापक कौन था? अलंगपाल तोमर, उसी वंश में थे मौलाराम। मतलब बता रहा हूं मैं, है ना। यानी हुआ क्या कि औरंगजेब ने जब भगा दिया ना अपने सारे चित्रकारों को, तो उससे एक फायदा हुआ। जो चित्रकला अभी तक दरबार की शानो शौकत दिखाती थी, वो चित्रकार को जब भगा दिया, क्योंकि इस्लाम में मना है चित्र बनाना, औरंगजेब ने कहा भागो, तो सारे चित्रकार भागे। तो सब अपने अपने छोटे छोटे राजाओं के यहाँ चले गए। कहाँ चले गए? अपने छोटे छोटे राजाओं के यहाँ चले गए। तो छोटे छोटे राजाओं ने कहा भाई वहाँ तो भाई तुम्हें माना इतने का पैकेज था, हम तो नहीं दे पाएंगे, पर चलो थोड़ा बहुत दे देंगे दाल रोटी चलाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, चित्रकला जो है ना वो आम आदमी तक पहुंची। इसलिए गढ़वाल पेंटिंग्स में मौलाराम तोमर के चित्र अगर आप देखते हैं तो उसमें मुगल काल का प्रभाव भी दिखता है और आम आदमी का भी चित्र दिखता है उसमें। हालांकि मौलाराम तोमर औरंगजेब के भगाने से नहीं आए थे। मौलाराम तोमर तो क्या हुआ था कि वो क्या बोलते हैं, सुलेमान सिको आया था यहाँ पर। हाजी, अरे शाहजहां का बेटा दारा शिको का बेटा सुलेमान सिको आया था। सुलेमान सिको के साथ कुछ चित्रकार आए थे। उन चित्रकारों के वंश में पैदा हुआ कौन? मौलाराम तोमर। समझ में आया? हाँ, बहुत परेशान किया औरंगजेब ने भाई। अब फिर भी उसके नाम पे रोड है, औरंगजेब रोड, औरंगाबाद। कमाल की बात है। इसका मतलब समाज चाहता है कि उसे परेशान किया जाए ताकि वो लंबे समय तक क्या करे, याद किया जाए उसे। तो अगर विख्यात नहीं हो सकते तो कुख्यात बन जाओ। हाँ कर रहे हैं, है? मतलब बुरी चीज एकदम असर करती है। मैंने कहा विख्यात नहीं हो सकते तो कुख्यात क्या बनोगे? वीरप्पन। कुख्यात क्या बोलते हैं, चंदन तस्कर वीरप्पन, पिक्चरें बनती हैं उस पर। और जो विख्यात लोग हैं उन पर कुछ बनता ही नहीं है। वही कुख्यात नहीं बनना, विख्यात बनो, ठीक है। कहाँ पहुंचे हम? गढ़वाल रेजिमेंट, ये बता दिया मैंने। वीरचंद सिंह गढ़वाली की भी पूछ रखा, वास्तविक नाम क्या था उनका वीरचंद सिंह गढ़वाली का? वीरचंद सिंह भंडारी, है ना।
और चंद्रनगर कहाँ पर है? चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर। हाँ जी, हाँ दूधा तोली में, ठीक है। कहाँ पे है समाधि इनकी, वीरचंद सिंह गढ़वाली की? कोदिया बगड़ में है क्या? यार मैं सारे आंसर दूंगा, तुम नहीं दोगे? बोल रहे हो कई दिनों से हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। और चंद्रनगर जो नाम है वहां पर, वो उन्हीं के नाम पर, चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर। कहा? राजधानी गैरसैंण। अब नाम याद नहीं है और तब बोल रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण बनाएंगे कि हम। हाँ जी, क्या बनेगी राजधानी गैरसैंण? विधानसभा बन सकती है, 2-4 दिन सत्र चल सकता है, राजधानी बनेगी क्या? अरे आम आदमी के बोलने से नहीं बनती है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है, मंत्री संतरियों के हाथ में होती है। उन्हें सुविधा चाहिए होती है, इसलिए वो लोग कहाँ रहते हैं? देहरादून। जबकि कायदा ये था कि राज्य जब बना था, पहाड़ी राज्य बना था, उसकी राजधानी कहाँ होनी चाहिए थी? गैरसैंण होनी चाहिए थी। सुविधाओं को वहां तक लेकर जाना था। कहां तक? सुविधाएं नहीं ढूंढनी थी यहां पर। चलो, तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पेशावर में तैनात थे, जिन्होंने आंदोलन के दौरान निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट मार्शल हुआ, लंबी जेल की सजा हुई, किंतु इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय सेना तक में फैलने लगी थी, जो ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। ठीक है, अगला आंदोलन है जिया तरंग आंदोलन 1930 का। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियों ने यदुनाग के नेतृत्व में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के हिंसक होने पर यदुनाग को कैद करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। पुनश्च इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की एक महिला और यदुनाग की चचेरी बहन गेडेनलियू ने संभाला। छोटी लड़की थी, 13 साल की। 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। वहां की क्षेत्रीय जनजाति में यह आंदोलन जिया तरंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। जिया तरंग आंदोलन, इसी को नागा विद्रोह भी बोलते हैं, मणिपुर विद्रोह भी बोलते हैं, रानी गेडेनलियू का आंदोलन। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गेडेनलियू को नेतृत्व एवं संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन बनता है, गेडेनलियू को रानी की उपाधि किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जेलों में गुजर गया और उसे मुक्ति 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा मिली। देखो ना, वो छोटी लड़की 1930 से लेकर और कब तक, 17 साल, 16 साल, 15 साल जो भी रहे होंगे, जेल में काट दिए। रानी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखा था, एक दिन वह आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। और कितने लोग जानते हैं रानी गेडेनलियू का नाम? अगर आप तैयारी ना कर रहे होते तो कभी ना जान पाते, क्योंकि सिलेबस में जगह दी नहीं गई ऐसे लोगों को। इतनी छोटी बालिका और इतना बड़ा काम। अगला, धरासना कांड। अरे भैया, उसमें तो एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर लिखता है कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक लाठीचार्ज होता है ना, पुलिस लाठीचार्ज करती, तो एक तो होता है डंडे से मारना। इतना दर्द तो डंडे से होता है, और उन डंडों के आगे अगर लोहे की मुठ लगा दी जाए तो, मतलब ऐसे डंडों से मारा जिनके आगे लोहा लगा हुआ था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गुजरात के धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना गुजरात की नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ता के दावे से पूर्व ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अब्बास तैयब जी का नाम याद करना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरासना नामक कारखाने पर धावा बोला। सरकार ने लाठीचार्ज किया। इस लोमहर्षक घटना का वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसे डंडे पड़े जिनके आगे लोहे की मुठ थी, उनसे मारा। स्त्रियों को भी मारा गया, इसको, और सीधे सिर पर मारते थे वो। कई लोग तो कोमा में आए, उन लोगों के नाम बुला दिए इस देश ने, क्या कर दिए, कईयों के सर फटे, कईयों के क्या बोल सकता हूं मैं, पर कईयों का तो चिन्हीकरण भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से।
अगला, दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार तेजी से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में हुआ। जगह जगह नमक कानून का उल्लंघन हेतु यात्राएं की गई। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से नागपट्टनम के किनारे वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। अब ये आईएएस का क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग जानते हैं दांडी मार्च किया, साबरमती आश्रम से नवसारी डिस्ट्रिक्ट के दांडी तक मार्च किया गांधी जी ने। भाई एक और व्यक्ति थे जिनका नाम सी राजगोपालाचारी थे, आगे चलकर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। क्या बने? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय मतलब जो जन्म से भारतीय हैं, सी राजगोपालाचारी, जिनके नाम पर राजाजी नेशनल पार्क है, क्योंकि इनका एक उपनाम क्या है? राजाजी। राजाजी नेशनल पार्क इन्हीं के नाम पर है। किनके नाम पर? टीडी के राजा पर नहीं है। बुलंदा बद्री, बुलंदा बद्रीश किन्हें कहा जाता है? टीडी के राजा को। तो कुछ लोग ये सोचते थे कि राजा जी के नाम पर है, उन राजा जी के नाम पर नहीं है। सी राजगोपालाचारी ऑब्लिक सीआर ऑब्लिक राजा जी के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी ने कहां से कहां तक की यात्रा की? तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से नागपट्टनम के निकट वेदारण्यम तक की नमक यात्रा। इतना समझ में आ गया? केरल में किसने की? के किलप्पन तथा टी के माधवन ने कालीकट से पयन्नूर तक की नमक यात्रा की। कहां से कहां तक की? कालीकट से, कालीकट को कोझीकोड बोलते हैं, कोझीकोड। कालीकट से पयन्नूर तक की नमक यात्रा की। कर्नाटक के सेनीकट्टा नामक कारखाने पर नमक कानून के उल्लंघन हेतु सत्याग्रह, हजारों सत्याग्रहियों ने धावा बोल दिया और लाठी खाई। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने नमक कानून के उल्लंघन हेतु लंबी यात्राएं की और यातनाएं सही। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी की जेल से लॉर्ड इरविन ने सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यहां से क्वेश्चन बनता है, गांधी इरविन पैक्ट की डेट याद करनी पड़ेगी। कितनी? 5 मार्च 1931। ये याद करना पड़ेगा किनके प्रयासों से? तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर, ये दो नाम याद करने पड़ेंगे। तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कौन कौन से? 30, 31, 32। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए एकमात्र प्रतिनिधि बनकर कांग्रेस के। कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी थे। क्यों गए? क्योंकि यहां पर गांधी इरविन पैक्ट में ये बात हो गई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लेंगे। तो समझ में आ गया? ठीक। तो सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी इंग्लैंड गए। एक बार तो ये भी क्वेश्चन पूछा किस जात से गए, तो राजपूताना नामक जात से गए। किस जात से? राजपूताना नामक जात से गए। किंतु उनके जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेटस तत्काल देकर उनके स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतीहर पैदावार के दाम गिर गए थे तथा लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहाय हो चला था। विश्वव्यापी मंदी का मतलब पता है क्या था? 1929 में शुरू हुई विश्वव्यापी मंदी। दरअसल क्या हुआ कि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला। क्या चला? पूरा यूरोप आग से जल रहा था। जैसे अभी आज इस समय हम ईरान, इजराइल, लेबनान, सीरिया और उधर यूक्रेन, रूस, ये युद्ध रहते हैं ना, वैसे किसी जमाने में पूरा यूरोप क्या था? वर्ल्ड वॉर में। अब फ्रांस और जर्मनी ये सब क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे आपस में। अब क्या हुआ कि अमेरिका जो था वो आपूर्ति कर रहा था। कौन? अमेरिका में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे। यूरोप से पूछा जा रहा था क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें बर्फ में चलने वाले जूते चाहिए, हमें इस प्रकार के लंच बॉक्स चाहिए जो कई दिनों तक क्या करें, हमें वॉशिंग पाउडर चाहिए जो कि हमारे पास साबुन लगाने का टाइम नहीं है, हमें ऐसे ही जिसमें डिप करें कपड़े क्या हो जाए सूख। हालांकि जर्मनी में हुआ था उसका आविष्कार।
इसका प्रोडक्शन करोगी, युद्ध के हथियार चाहिए, इस प्रकार के टैंक चाहिए, इस प्रकार के गोला बारूद चाहिए, सब कौन दे रहा था? अमेरिका। यूरोप का सारा सोना कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका में। उधार भी दे रहा था अमेरिका। अमेरिका ने कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे देना, मजे ले रहा था अमेरिका। किस चीज के? वर्ल्ड वॉर में सामान बेच रहा था। लाला है अमेरिका दरअसल, सबसे बड़ा विश्व का जो विक्रेता है वो कौन है? अब क्या हुआ कि ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो यूरोप तो पूरा बर्बाद था। फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। सरिया कहाँ से? अमेरिका से। सीमेंट कहाँ से? अमेरिका से। ये जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ से जा रही थी? प्रोडक्शन होता रहा होता रहा। एक दिन ऐसा आया, सैचुरेशन की स्टेज आ गई। कहाँ पर? यूरोप में। निर्माण कार्य पूरा हो गया। तो यार जब मेरा मकान बन गया तो मैं सीमेंट क्यों मंगाऊंगा? तो लेकिन वहां प्रोडक्शन होता रहा। कहाँ? ओवर प्रोडक्शन हो गया अमेरिका में। प्रोडक्शन होता रहा, डंप होता रहा, प्रोडक्शन होता रहा। अब क्या हुआ कि मंदी शुरू हुई। कहां से? अमेरिका से। और उस मंदी ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया। क्योंकि अमेरिका की मंदी, जब अमेरिका में मंदी आती है तो पूरा वर्ल्ड उसकी चपेट में आ जाता है। इतना समझ में आया? उसको बोलते हैं तीसा की महान मंदी। क्या बोलते हैं? तो वो तो शुक्र है कि वहां पे एक राष्ट्रपति था, रूजवेल्ट। 4 कार्यकाल किए उसने। लीगल और इलीगल तरीके से उस मंदी से उबारा उसने अमेरिका को। इलीगल तरीके मतलब कुछ ऐसे तरीके होते हैं सरकार के पास जो कि ठीक नहीं होते, फिर भी उसने उनका प्रयोग किया। नहीं आया समझ में? अच्छा, जब मंदी आती तो सरकार का पहला काम क्या होता है? बताओ। मंदी में क्या होता है? माना आप अमेरिका में हो और माना तीसा की मंदी चल रही है, आपकी जेब में पैसा नहीं है। क्या नहीं है? बैंकों में पैसा नहीं है। ना तो आप जमा कर रहे, ना बैंक आपको दे रहा है। हाथ खड़े कर दिए बैंक ने, भैया नहीं है। और आपके पास भी क्या नहीं है? जमा करने के पैसे नहीं है। कहां से आएगा पैसा? बताओ। तब क्या किया जाता है? बताओ भाई। तब सार्वजनिक खर्चा, सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन सरकार तब क्या करती है? सार्वजनिक खर्चा करती है। बड़े बड़े हुअर डैम बनाती है। क्या करती है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है, बड़े बड़े हाईवे बनाती है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, योजनाएं लेकर आती है देश के अंदर। जो उसके गुल्लक में है सरकार के, उसको क्या करेगी? रिलीज करेगी। रिलीज करेगी तो उससे क्या होगा? काम मिलेगा आपको। काम मिलेगा तो क्या करोगे? आपके हाथ में पैसा आएगा। उस पैसे से आप क्या करोगे? 2 काम करोगे, या तो उसको खाओगे या उसको बचाओगे। कितना खा लोगे? तो भाई जैसे 100 रुपए दिहाड़ी मिली तो 50 रुपए आपने खा लिए, 50 रुपए आपने बैंक में जमा कर। इस तरह से क्या होता है? मंदी से फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? उभर जाता है। यानी आपने बैंकों में जमा किया तो बचत बढ़ी। आपने जब उसको खाया, मतलब अपने भाई चावल लिए होंगे, दाल ली होगी, वहां जो खाते होंगे वो अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वाइन शॉप में गए होंगे और जगह जगह जो भी किया होगा, डिस्कोथेक वगैरह जो भी, तो खर्चा किया ना आपने, तो सर्कुलेशन हो गया, तो मंदी से फिर क्या हो गया? ऊपर उठ गया। रूजवेल्ट, जिसकी वजह से अमेरिका के संविधान में संशोधन करना पड़ा कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रहेगा अमेरिका का। इसलिए 2 ही कार्यकाल होते हैं किसी एक आदमी। समझ में आया? क्योंकि रूजवेल्ट पर जो केस चला था ना 12 साल पहले, 4 को 16 साल पहले, तो 16 साल बाद जब उसका डिसीजन आना था तब तक कई जज मर चुके थे। नहीं आया समझ में? अरे कुछ इलीगल काम हुए थे, माना उस पर केस रखा गया, सरकार पर केस किया गया, तो जब तक उसका डिसीजन आना था तब तक क्या हो गया? वो जज भी नहीं रहे और वो सारे वो सबूत भी पता नहीं कहां चले गए। तो कौन से रूजवेल्ट थे वो? मंदी को उबारा जिसने अमेरिका से। हाँ, दिव्यास्त्र निकालो, ढूंढो उसमें। तीसा की मंदी से किसने उबारा अमेरिका को? तो भाई विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतीहर पैदावार के दाम गिर गए थे। लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहाय हो चला था। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी और बटाईदारों की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। क्या चलाया? न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। किसान आंदोलन बिहार, आंध्र, मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब में भी फैल रहे थे। भारत वापस आने पर गांधी जी के सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था।
4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया, किंतु अब सरकार के प्रमुख नए वाइसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनकी सरकार कांग्रेस को कुचलने के लिए आमादा और तैयार थी। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेता फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1932 में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, सामान्य कानून निलंबित कर दिए गए और प्रशासन विशेष अध्यादेश के सहारे चलने लगा। कौन से राष्ट्रपति थे भाई अमेरिका के? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। अंततः नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में से निलंबित कर दिया और मई 1934 में मुंबई अधिवेशन में से वापस ले लिया। गांधी जी पुनः सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच एक बार फिर से निराशा फैल गई। बहुत पहले 1933 में ही सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं। वाइसरॉय वेलिंगटन ने कहा कि कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घटा है, परंतु वास्तव में ऐसा न था। यह सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन असफल रहा, लेकिन जनता का और राजनीतिकरण करने और स्वाधीनता संघर्ष के सामाजिक आधारों को और मजबूत बनाने में वह सफल था। एक पत्रकार के अनुसार मानव जाति के हृदय में देश प्रेम की लहर इतनी तीव्र कभी नहीं उठी जितनी इस महान अवसर पर। अब यह सर्वसाधारण का आंदोलन बन गया था। क्या बन गया था? फिर हुआ भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, है ना। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किसके प्रयासों से? लॉर्ड इरविन के प्रयासों से। कहां पर? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। सेंट जेम्स पैलेस में। उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 57 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से थे, 16 रियासतों से थे, 16 ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के संसद सदस्य थे। ब्रिटिश भारत में 57 प्रतिनिधियों ने, प्रमुख जो थे वो कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, CY चिंतामणि थे। ये उदारवादी लोग हैं तीनों। ये क्या है? उदारवादी। कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, CY चिंतामणि। हिंदू महासभा से कौन थे? BS मुंजे थे, डॉक्टर MR जैकर थे। डॉक्टर MR जैकर और BS मुंजे। मुस्लिम लीग से कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था, मोहम्मद अली जौहर था, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफरुल्लाह। मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफरुल्लाह। सिखों से कौन थे? सरदार संपूर्ण सिंह थे, सरदार संपूर्ण सिंह। दलित वर्ग से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में रहे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में रहे। व्यापारियों में कौन थे? होमी मोदी थे। आंग्ल भारतीय ईसाइयों में कौन थे? KT पॉल था। और एक और व्यक्ति थे फिर बाद में, सुंदर सिंह मजीठिया। देसी रियासत में मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा, भोपाल, पटियाला, बीकानेर, अलवर, इन राज्यों से 16 प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में बोलते हुए जॉर्ज पंचम ने विभिन्न वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। उपस्थित सदस्यों में मतभेद आरंभ से ही दिखाई देने लगा। भारतीय प्रतिनिधि भारत के लिए एक संघ की स्थापना पर बल दे रहे थे। अनेक अंग्रेज प्रतिनिधि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे तथा मुसलमान एक ही साथ सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और अधिप्रतिनिधित्व की बातें कर रहे थे। सम्मेलन का कोई सर्वमान्य नतीजा नहीं निकल सका। ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन, केंद्र में द्वैत शासन पर सहमत हुई। इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल रहा। कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन को निरर्थक बना दिया। प्रोफेसर विपिन चंद्र ने कहा कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था
जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन, राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 5 मार्च 1931 को उदारवादी नेताओं, विशेषकर तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर, इनके प्रयासों से व्यापारिक हितों के दबाव में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते की जो शर्तें थी, नंबर 1, कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। क्या था समझौते में? पहला, कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। दूसरा था, सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए। तीसरा था, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रुक पाई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हिंसात्मक कार्यों में लिप्त थे, सैंडर्स की हत्या की थी। तो तीसरी बात पर गांधी थोड़ा सा ये बोलते कि सभी अभियुक्तों को मुक्त किया जाए, तो मेरे ख्याल से हो जाते। तो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। इसकी जगह पर गांधी जी को यह बोलना चाहिए था कि सभी कैदियों को मुक्त किया जाए, चाहे वो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त रहे हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यों में। हिंसात्मक कार्यों में भी लिप्त रहे तो अंग्रेजों की वजह से रहे, आपने परेशान किया तो इसलिए करना पड़ा। चौथी चीज बोली गई, अफीम, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने की अनुमति दी जाए। समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने और उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से निम्न शर्तें स्वीकार की। सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरी बात की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। तीसरी बात हुई, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस ले ली जाए। चौथी बात, नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया जाए। ये 4 पॉइंट है। उसके बाद गांधी जी ने इस समझौते को अत्यंत महत्व दिया, परंतु उनको कांग्रेस के वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर मृदु आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया है। श्री अयोध्या सिंह समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वाधीनता या डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य की बातें जाने दीजिए। ना तो लगान कम किया गया, ना कोई टैक्स, ना नमक पर सरकार की इजारेदारी हटाई गई। सिर्फ बुर्जुआ वर्ग को नाम मात्र के लिए 1-2 सुविधाएं दी गई। बस इसी पर सारा जन आंदोलन उस वक्त बंद कर दिया गया जब वह चरम सीमा पर पहुंच रहा था और क्रांतिकारी रूप ले रहा था। एक बार फिर बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थ के लिए सारे देश के स्वार्थ की बलि दे दी गई। 1922 ईस्वी के पुनरावृत्ति व्यापक रूप में की गई। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी की तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। इन्हीं कारणों से बड़ी कठिनाइयों में इस समझौते को कांग्रेस ने मार्च 1931 के कराची के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके अतिरिक्त इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। इसी समय गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। किस अवसर पर कहे गए? आंसर, कराची अधिवेशन 1931। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलेगा मौलिक अधिकार। क्या बोलेगा? मौलिक अधिकार और कर्तव्य। कौन से अधिवेशन में? 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ में फिर पूछेगा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम शीर्षक प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? आंसर, कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।